कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के सबो किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम। किसान भाइयों देखो, अभी गर्मी अतेक बढ़त है और गर्मी के समय हमला कतेक सावधानी रखे ल पड़थे। और हमन जब नान ना रहन तब घर के डोकरी दाई मन या घर के सियान मन कहा है कि घाम में निकलथो बेटा हो तो नानचिंग गोदली अपन थैली में जरूर रखे करो। और संगवारी हो महू अपन थैली में नानचिंग गोदली रख के अभी निकलता हूँ, काबर कि कुछ न कुछ नुस्खा इसे बताथे ना हमार डोकरी दाई मन तेकर बहुत महत्वपूर्ण बात रही। गर्मी से हमला राहत मिलथे, यानी कि लू लगे के संभावना जो रही तेकर से बाँचे जा सकत है। वैसने गर्मी के मौसम में बहुत खान पान में सावधानी हमला रखेल पड़थे संगवारी हो। बहुत ज़्यादा पानी पियल पड़थे, ज़्यादा खाना नहीं खाना है, गन्ना के रस पीना है, जूस पीना है, दही पीना है, ये प्रकार के खट्टा है, मही है, ये प्रकार के खान पान में हमला प्रयोग करथे। काबर कि गर्मी के मौसम में पसीना भी निकलथे, यदि बाहर निकलबे तो घाम ज़्यादा रही ओकर से बाँचल पड़थे, गरम गरम झान चलथे। तो ये प्रकार के बहुत से सावधानी हमार शरीर भर हमार अपन आप में रखेल पड़थे। तो संगवारी हो, ये तो रही हमार गोड़ बात। बहरहाल हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमन साग भाजी के खेती, फल फूल के खेती, पशुपालन किस्म किस्म के बारे में बताथन। तो वहू में तक को हमला बड़ा सावधानी रखेल पड़थे। जैसे कि आप मन देखत हमार पाछू में मड़वा छाए आप मन ला दिखत होही और परवल के पाना मन आप मन ला दिखत होही। तो परवल भी कद्दू वर्गी साग में बहुत ऐसे संवेदनशील पौधा हरे जेला बहुत सावधानी रखेल पड़थे, बहुत देख रेख करेल पड़थे। और गर्मी के मौसम भर कोनो साग नहीं रहे तो परवल के साग, कुंदरू, लौकी, खीरा, ककड़ी, कुम्हड़ा, तरबूज, खरबूज, करेला, परवल, ये सब साग है गर्मी के समय के साग हरे। तो संगवारी हो, चर्चा हम शुरू करबो परवल के वैज्ञानिक खेती के बारे में, लेकिन ओकर पहली आप मन बर है कुछ संदेश तेला आप मन पहली देखाओ, तहाने कार्यक्रम ला शुरू करबो। हमारा जो सरगुजा का पाट एरिया हो या बस्तर का पठार एरिया हो या छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग हो, इन सभी में छत्तीसगढ़ की जो ये खेती है कद्दू वर्गीय सब्जी की, ये खेती की जा सकती है। दूसरी बात रही महत्व की बात की जाए तो महत्व में ऐसा है कि इसकी जो लागत लगती है वो बहुत कम लगती है किसान भाइयों, लेकिन इसका उत्पादन इतना अच्छा होता है। और इसकी जो कीमत एक्चुअली जो गर्मी के समय फसल देखे हैं तो गर्मी के समय कोई भी सब्जी हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं होती कद्दू वर्गीय सब्जी छोड़ के। तो ये कद्दू वर्गीय सब्जी जो रहती है इसमें खासकर जो खीरा हो गया या ककड़ी हो गई, ये हम देखते हैं, या लौकी हो गई, ये प्रायः बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं। और दूसरा हमें इसकी लागत के डबल कीमत करीब करीब मिल जाती है, क्योंकि गर्मी में कोई सब्जियाँ आती नहीं हैं। इसकी महत्व की बात की जाए तो ये महत्व के लिए इसमें पानी की मात्रा जो रहती है वो 90% रहती है, और जो हमारी गर्मी के समय आवश्यकता होती है उसकी ये पूर्ति कर लेती है। तो संगवारी हो, संदेश के बाद आवो चर्चा ला शुरू करन। और आज के विषय है परवल के वैज्ञानिक खेती कैसे करे जाए। विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर देवशंकर जी, प्राध्यापक वनस्पति विज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। आप मन डाले पहली सवाल कि छत्तीसगढ़ के जलवायु, छत्तीसगढ़ के भूभाग, छत्तीसगढ़ के माटी के हिसाब से परवल के खेती के संभावना और एकर गुणवत्ता का है। आवो का कहा थे देव सर है। परवल की खेती के लिए यदि देखें तो छत्तीसगढ़ का जो पूरे हमारे जितने भी ज़िले हैं उसमें यदि संभाग की बात करें तो सरगुजा संभाग का जो जलवायु और मिट्टी है, जो बलुई दोमट मिट्टी हम लोग जिसको बोलते हैं, वो मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। यहाँ तक कि ये भी देखें कि जितने भी सब्जी वर्गीय फसल हैं उसके उत्पादन के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इसके अलावा सभी प्रकार की भूमि में इसका उत्पादन किया जा सकता है। यदि मृदा परीक्षण की बात करें तो मृदा परीक्षण में हमको सिर्फ ये देखना है कि मृदा का जो पीएच है वो पीएच मान 6 से 7 के बीच में यदि रहे तो सबसे उपयुक्त माना जाता है। यदि उससे कम है या फिर बहुत ज़्यादा है तो परवल के उत्पादन के लिए वो ठीक नहीं है, जिसको नॉर्मल करने के बाद ही परवल का उत्पादन ऐसे भूमि में लिया जाना चाहिए। परवल पौष्टिक सब्जियों की श्रेणी में शामिल है। स्वास्थ्यवर्धक होने के कारण इसे अधिकतर लोग खाना पसंद करते हैं।
पोषण की दृष्टि से यह सब्जियों में विशेष स्थान रखता है। यह शीतल, पित्तनाशक, शीघ्र पचने वाला, हृदय एवं मस्तिष्क को बलशाली बनाने वाला तथा दस्तावर होता है। परवल की खेती के लिए सबसे अच्छी बलुई दोमट मिट्टी मानी जाती है, जिसके लिए जमीन का पीएच मान सामान्य होता है। परवल की खेती के लिए गर्म एवं अधिक आर्द्रता वाली जलवायु उपयुक्त होती है। अगर आवश्यकता से अधिक पानी या फिर वर्षा होती है तो फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। परवल भारी मिट्टी को छोड़कर सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, लेकिन परवल की अच्छी पैदावार के लिए जल निकास युक्त दोमट, बलुई दोमट मिट्टी जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवांश अधिक उपयुक्त होती है। परवल को हमेशा ऊंचे स्थान पर लगाया जाता है जहां पानी का जमाव नहीं होता हो। बहुवर्षीय फसल है, मतलब एक बार रोपाई करने के बाद ये 8 से 10 साल तक किसान भाई इसको चलाते हैं, 8 से 10 साल तक। तो इस तरह से खेत की तैयारी करें, मिट्टी पलटने वाले हल से बढ़िया जुताई करके, और जुताई करने के बाद फिर ढेला फोड़ के रोटावेटर चलाना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में सड़ी हुई गोबर खाद डालने के बाद, उसमें मिलाने के बाद, उसमें जो लगाने का जो तरीका है वो यदि देखेंगे तो उसमें मादा तैयार किया जाता है। यदि हम ड्रिप में खेती करेंगे और ड्रिप और मल्चिंग में खेती करेंगे तो मादा तैयार करके, मेड़ तैयार करके उसके ऊपर रोपाई करते हैं। यदि हम सिंचाई हम लोग फ्लड इरिगेशन दे रहे हैं या फिर पलेवा विधि से सिंचाई कर रहे हैं, ट्यूबवेल से और नाली विधि से, तो उसमें खेत की तैयारी करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें मेड़ नाली बनाया जाता है और नाली में पौधे की रोपाई की जाती है। और एकदम ज़मीन को भुरभुरा करने के बाद ही जितने भी पोषक तत्व हैं उसमें मिलाना है। और ख़ास करके ये ध्यान देना है कि जो कंपोस्ट है वो जितना ज़्यादा हो सके उतना उसमें मिलाना चाहिए, और जितना भुरभुरा रहेगा, जितने उसके जड़ इसके फैलेंगे परवल के, वो परवल के बढ़वार के लिए और उसके उत्पादन के लिए सबसे अच्छा रहता है। परवल की खेती के लिए मई जून के महीनों में मिट्टी पलटने वाले हल से खेत को एक बार जुताई कर खुला छोड़ दिया जाता है ताकि हानिकारक कीड़े मकोड़े मर जाए तथा खरपतवार सूख जाए। पौधे की रोपाई के लगभग 1 महीना पहले मिट्टी में गोबर की सड़ी खाद या फिर कंपोस्ट 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह मिला दिया जाता है। पौधे रोपाई के समय खेत को 3 से 4 बार हल से जुताई करके पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा तथा समतल बना लेना आवश्यक है। परवल के पके फलों से बीज निकालकर इन्हें बालूदार नर्सरी क्यारियों में बोआई कर पौधे तैयार कर लेते हैं और 2-3 महीने पुराने पौधे को तैयार खेत में शाम के समय रोपाई कर पानी दिया जाता है। बीज द्वारा परवल की खेती करने में कठिनाई यह है कि नर पौधे अधिक हो जाते हैं तथा मादा पौधों की संख्या कम होने लग जाती है, जिससे उपज घट जाती है। इसलिए यह विधि लोकप्रिय नहीं है, जबकि लताओं की लच्छी द्वारा परवल की खेती ज्यादा लाभदायक होती है। इस विधि में साल भर पुरानी लताएं जिनकी लंबाई कम से कम 120 से 150 सेंटीमीटर हो को लच्छी बनाकर रोपते हैं। कहीं कहीं लच्छी का दोनों किनारों जमीन से ऊपर रखते हैं और बीच का हिस्सा मिट्टी में दबा देते हैं। 2 से 3 महीने में इसका जो नार होता है, जो पौधा होता है, बढ़ना चालू होता है, जिसको हमको सहारा या उसके बावर बनाने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें इसको चढ़ाया जाता है। और ये फरवरी से लेके सितंबर महीने तक उत्पादन हमको लगातार मिलते रहता है इसका। जब इस गर्म रहेगा और तापमान ज़्यादा रहेगा और आर्द्रता रहेगा, उस समय इसमें अच्छा उत्पादन आता है। और जैसे ही ठंड चालू होता है इसके पौधे फिर से सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं और अक्टूबर से लेके जनवरी महीना तक सुसुप्तावस्था में रहते हैं। उस दौरान उसके बीच में, परवल के बीच में जो खाली जगह होता है, क्योंकि परवल का पौधा उस समय सूख जाता है ठंड के कारण सुसुप्तावस्था में, तो दूसरा इंटरक्रॉपिंग हम लोग ले सकते हैं। वही 4 महीना इसका जो सुसुप्तावस्था का पीरियड होता है वो निकालना रहता है हमको। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भी परवल की जो पौधे हैं उन्नत किस्में के, वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। हमारा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड प्रिसीजन फार्मिंग का, यहाँ भी परवल के पौधे उपलब्ध हैं। इसके बाद हमारा रायपुर का कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ भी परवल के उन्नत किस्मों के पौधे यहाँ पर उपलब्ध हैं। यदि हम उन्नत किस्मों की बात करें
तो इसमें बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली किस्म है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक और काशी अलंकार और काशी 141। ऐसे करके बहुत सारे अच्छे उत्पादन देने वाले हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा विमोचित और वहाँ से विकसित किस्में हैं, जिसको लगा करके और रोपाई करके अच्छा उत्पादन किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों बेरा हो गए एक ठन अउ संदेश आप मन ला दिखाए के, तो आप मन देखो ये बात ला मैं लेता हूँ विराम। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। किसान भाइयों अब जल प्रबंधन के बारे में पूछ लेथन डॉक्टर देव कृष्ण जी से कि जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए, आवो बतावत है। परवल के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कलम या तना की रोपाई के बाद नमी के अनुसार सिंचाई करनी होती है। इसमें प्रथम सिंचाई कलम रोपाई के तुरंत बाद कर दी जाती है। इसके बाद आवश्यकता पड़े तो 8 से 10 दिन के अंतराल में पानी दिया जाता है। लेकिन ठंड के दिनों में 15 से 20 दिनों के अंतराल में, गर्मियों में 10 से 12 दिनों के अंतराल में सिंचाई करें। मेड़ पर लगाए गए पौधों की सिंचाई को ड्रिप सिंचाई विधि द्वारा किया जाता है। बारिश के मौसम में इसके पौधों को जरूरत पड़ने पर भी पानी दिया जाता है। परवल वर्षानुवर्ती लता होने के कारण इनको काफी मात्रा में तत्वों की आवश्यकता होती है। जल प्रबंधन में ये है कि जब पौधा सुषुप्तावस्था में रहता है उस समय सिंचाई इसको देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही फरवरी का महीना चालू होता है, जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो अपने आप इसमें अंकुरण आना चालू हो जाता है, नए कण से निकलना चालू हो जाते हैं। उसी समय किसान भाई गुड़ाई करके जो निश्चित पौधा उनको रखना रहता है उसको रख करके बाकी को निकाल करके दूसरा पौधा तैयार कर लेते हैं। और उसी समय DAP, पोटास और यूरिया जो उनको मिलाना रहता है और हल्का सा फिर वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद मिला करके गुड़ाई करके फिर से बढ़िया उसमें सिंचाई कर देते हैं। यदि वो नाली में लगाए हैं और पलेवा विधि से सिंचाई कर रहे हैं, फ्लड इरिगेशन दे रहे हैं, तो बढ़िया खाद मिलाने के बाद फ्लड इरिगेशन लोग दे देते हैं। जो किसान भाई ड्रिप सिंचाई कर रहे हैं और मल्चिंग से लगाए हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ लगाने का जो हल्का जो होल बना हुआ रहता है उसके किनारे किनारे जो आवश्यक मात्रा जो रहता है रासायनिक खाद का वो डाल करके और गुड़ाई करके इसके बाद ड्रिप से पानी दे दिया जाता है और उनको नया बढ़वार मिल जाता है और लगातार इनको उत्पादन इनको मिलते रहता है।
लगातार सिंचाई इसमें मौसम के अनुसार, जैसे फरवरी मार्च का महीना है तो लगभग 12 से 15 दिन में एक बार इसमें सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही अप्रैल मई महीना का मौसम आता है, तापमान बढ़ जाता है, उस दौरान क्या होता है, हमको 3 से 4 दिन में लगातार इसको सिंचाई देने की ज़रूरत पड़ती है। नमी हमेशा इसमें बनाए रखना है, क्योंकि यही एक मौसम है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ता है इसमें फूल भी ज़्यादा आते हैं और फल भी बनते हैं, तो हमको लगातार उसमें नमी बनाए रखना पड़ता है। और ये बहुवर्षीय पौधा होने के कारण क्या है, जड़ इसके बहुत अंदर तक जाते हैं और पोषक तत्व वहाँ से, जितना पोषक तत्वों में हमको मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता उतना हमको सिंचाई में ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि यदि सिंचाई नमी कम होगा तो जो फल बनने वाले रहेंगे या परागण होने वाला रहेगा वो ठीक से नहीं होगा, इसलिए सिंचाई का विशेष रूप से ध्यान इसमें देना पड़ता है। अप्रैल मई के महीना में जून तक हमको 3 से 4 दिनों में प्रतिदिन में सिंचाई करना है और फरवरी मार्च के महीना में हमको 8 से 10 दिन में सिंचाई करने की इसमें ज़रूरत पड़ती है। किसान भाइयों, जल प्रबंधन के बाद यदि हम चर्चा करन किसान मन के बारे में, तो मन पूछना चाहते कि अब खाद कैसे देबो, कौन कौन सा प्रकार के खाद देबो, और खरपतवार भी यदि हमार खेत में आ गए हवे तो ओकर नियंत्रण जरूरी हवे का, ये सबो बात ला बताही आप मन देखो। परवल की खेती के लिए 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद खेत तैयारी के समय आखिरी जुताई में अच्छी तरह मिला दिया जाता है। इसके साथ ही 90 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। नत्रजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा गड्ढों या नालियों में खेत तैयारी के समय दिया जाता है। नत्रजन की आधी मात्रा फूल आने की अवस्था में दिया जाता है। इसके बाद भी दूसरे एवं तीसरे साल भी सड़ी गोबर की खाद प्रति वर्ष खड़ी फसल में फल आने की अवस्था पर दिया जाता है। साथ ही अच्छी पैदावार के लिए आवश्यकता अनुसार नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का मिश्रण भी प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे हमको रोपाई करना है वहीं गड्ढा करके 1 फीट बाई 1.5 फीट का गहरा करके वहीं पे जो हमको गोबर खाद डालना है, जो रासायनिक खाद उसमें मिलाना है, वहाँ मिक्स करके और वहीं उसकी रोपाई करते हैं और बढ़िया उसका थाला तैयार कर देते हैं। यदि हम फ्लड इरिगेशन दे रहे हैं तो थाला तैयार करते हैं, और यदि टपक सिंचाई विधि से ड्रिप से हम खेती कर रहे हैं और तो उसमें मल्चिंग करके और मेड़ के ऊपर करते हैं और मल्चिंग कर देते हैं। यदि उर्वरक की बात यदि हम करें तो यदि खाद और उर्वरक यदि हम देखें तो DAP 1 एकड़ में यदि हम रोपाई कर रहे हैं तो 1 एकड़ में हमको लगभग 100 किलो DAP, लगभग 2 बोरा DAP लग जाता है, एक बोरा पोटाश लग जाता है और 1 बोरा यूरिया लग जाता है। और इसके साथ में किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि जितना कार्बनिक खाद है, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, सब है, वो एक थाला में जहाँ पे एक पौधा हम लगा रहे हैं लगभग 1.5 से 2 किलो वर्मी कंपोस्ट एक पौधे में डालना बहुत ज़रूरी है। खरपतवार का नियंत्रण परवल में बहुत ही ज़रूरी है। हमारे जितने भी परवल की खेती करने वाले किसान भाई हैं बहुत मेहनती होते हैं, और आप एक चीज़ को देखेंगे कि हर 10 से 12 दिन में वो खेत में लगे रहते हैं और पौधे के आसपास जितने भी खरपतवार आते हैं उनको छोटा कुदाली से गुड़ाई कर करके और घास को वो लोग निकालते जाते हैं, ताकि जो पोषक तत्व हम लोग परवल को दे रहे हैं उसको खरपतवार उपयोग ना करे। जहाँ हम लोग मल्चिंग कर रहे हैं वहाँ पे खरपतवार क्योंकि बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन जहाँ पे फ्लड इरिगेशन दे रहे हैं वहाँ पे खरपतवार आते हैं और उनको निकालने, क्योंकि उसके लिए कोई रासायनिक खरपतवार नाशी हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो उसको आदमी के द्वारा ही या स्वयं या फिर लेबर के द्वारा ही हम गुड़ाई करके खरपतवार को हर 12 से 15 दिन में हमको निकालते रहना चाहिए, जिससे कि मिट्टी भी भुरभुरा बना रहे और पौधे का बढ़वार भी उससे बढ़िया रहता है और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होता है। किसान भाई हो, पढ़े लिखे हमार युवा संगवारी मन हमार कार्यक्रम न देखत हो ही, बहुत से सियान मन हमार कार्यक्रम न देखत है, बहुत से दूसर विषय में पढ़ाई करत है, तिहू मन हमार कार्यक्रम न आज देखत हो, तो सबो झन ला एक ठन बात हमन है ये डॉक्टर साहब के माध्यम से कहलाना चाहत हन। यदि आपन कुछ नौकरी खोजत हो, रोजगार खोजत हो, तब कहीं जाए के ज़रूरत नहीं है। कहाँ जाना है ये डॉक्टर साहब बतावत है, उन्हें जाना है। आओ देखो। कृषि की पढ़ाई करने के बाद जो हमारे विद्यार्थी हैं या BSc AG करने के बाद या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में B.Tech करने के बाद या उद्यानिकी से BSc करने के बाद
जो हमारे विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा अच्छे से जो कृषि उत्पादन है या सब्जी उत्पादन है उसका जो व्यवसाय है वो अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिल जाता है और अच्छे मन से और लगन से यदि वो खेती करते हैं तो जहाँ वो एक नौकरी करने जा रहा था वैसे 10 से 12 लोगों को वो नौकरी दे सकता है यदि कॉन्फिडेंस के साथ में अपना खेती की शुरुआत हो करे। सब्जी उत्पादन के साथ में जैसे मैंने बताया कि नर्सरी का एक बिजनेस है, ऐसी जैसे परवल का मैं ही बताया कि जो किसान भाई इसका खेती कर रहे हैं वो इसी का पौधा तैयार कर कर के पौधे भी बेच रहे हैं, सब्जी तो बेच ही रहे हैं, तो ये सेकेंडरी बिजनेस है उनका। इस तरह से दोनों तरीके से वो पैसा इसमें कमा सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि जितने भी हमारे पढ़े लिखे जो बेरोज़गार जो विद्यार्थी हैं, जो भाई हैं, वो उनको खेती की ओर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि ये खेती एक ऐसा बिजनेस है जो 1 रुपये लगाने से 40 रुपये 50 रुपये तक हमको आमदनी देता है। यही एक ऐसा बिजनेस है, एक बीज डालने से जहां हम 100 बीज पैदा करते हैं, और दूसरा बिजनेस ऐसा कोई भी नहीं है जो इतना तेज़ी से हमारे जो इनपुट को बढ़ाए। और संगवारी हो, अब बेरा हो गए मनोरंजन के, तो मनोरंजन हो जाए, देखा ये गीत और संगीत। पर बिना बजावता हरि गुण गावे ओ देवर सिंगारा जी, पर बिना बजावता हरि गुण गावे आइयो दरद, पर बिना बजावत आऊंगा ओ दरद आइए कि नहीं है। अरे बिरिया बनू 16 साल की उम्र रहे, यहाँ सिर में मुकुट, कान में कुंडल, छाता में कवच, कमर में कटारी, पैर में पदम पहने हुए एक रोज के या सेनापति के भार लेकर और बागम डोर खींचते हुए रथ में बैठ करके हमारा बागमा डोरे मोरा खालसा न लगे है, हमारा बागमा डोरे मोरा खालसा न लगे है, मोरा यारा रा 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 ये राजा। अरे फिर ये मनो के रथ से उड़े, कभी आकाश तो कभी पाताल, कभी पृथ्वी भी आकर भागने लगे। वीर ये मनो उन्ना के भवन में चलने लगी। अरे वीर ये मनो सोचने लगी काहे में पहली गवन करा करके लाए है उत्तरा कुमारी ला, आज मोला नहीं देखी तो रो रो करके मर जही। तब वीर ये मनो उत्तरा कुमारी के भवन में जाई के तैयारी कर ली। इसका या उत्तरा कुमारी याद देखी अपने पति के राह देखने लगी, या का दौड़ाता दौड़ाता चला ना लागे ओ उत्तरा। तो किसान भाई हो, ये तो रही हमारा आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन, जेमा परवल के वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा करें। बढ़िया रकम ले बताई से हमारा आज के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर देव सर है, और बढ़िया छत्तीसगढ़ी गीत संगीत तको सुने हन। तो हमार तो यही कहना रही थे भाई कि आपो मन खेती किसानी बूता कोती लौटाओ, काबर कि हमार उद्देश्य तको है कि हमार छत्तीसगढ़ के बेरोजगारी ला दूर करना है, तो खेती किसानी के बूता ला आगू बढ़ाना है। किसान भाइयों, अवैया दरी एक नवा विषय के संग आप मन संग गोड़ बात करे बर मैं यहाँ हूँ। तब तक आप मन बने बने रहो, मस्त रहो, यही शुभकामना के संग अपन ये संगवारी देव विदा। जय जोहार।